नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं और सुबह मैं जब अखबार देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि देश के किसी अखबार में माधवी बुच के बारे में, महिंद्रा के बारे में, बाकी सारे जो खुलासे हो रहे हैं उनके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। एक दो लाइन में आ गया तो आ गया, डिटेल एनालिसिस नहीं है। कई बार ये नहीं समझ में आता है कि जो देश बोफोर्स के मामले पे हिल गया था, जिसका अमाउंट इसका 5% 10% भी नहीं होगा, वो इतने बड़े घोटाले पर हिल क्यों नहीं रहा है। कल की खबर मैं आपको बताऊं, ट्विटर पे ये खबर चल रही थी, किसी ने लगाया था, एक पत्र लगाया था किसी सेबी ऑफिसर का, कि सेबी ऑफिस को पूरी तरह से एक आर्मी हेडक्वार्टर की तरह तब्दील कर दिया गया है। सबके फोन टैप हो रहे हैं, कागज वहां पे लगातार प्रिंट्स निकाले जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अंदर हो रहा है। और कहीं ना कोई जांच है, ना कोई सुगबुगाहट है। एक वक्त था जब इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में रोज खुलासा होता था और लोग पढ़ते थे। आज ये हालत है कि कांग्रेस सारा मसाला निकाल कर दे रही है। पवन खेड़ा लगातार एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं जिसमें सारे दस्तावेज दे रहे हैं, जिससे बहुत साफ साबित होता है कि पिछले 8-10 सालों में इस देश को बुरी तरह से लूटा गया है, खसोटा गया है। सेबी जिसकी जिम्मेदारी थी फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकने की, वो इसकी पार्टी बनी है और सीधे सीधे माधवी बुच और उनके हस्बैंड ने पैसा कमाया है। आईसीआईसीआई का नाम आया, महिंद्रा का नाम आया है, आगे जाने किसके किसके नाम आएंगे। लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि अखबार टीवी तो छोड़ दीजिए, हमारे यूट्यूब मीडिया पर भी इस पर बहुत कम कवरेज है, इस पर बहुत कम बात हो रही है, जबकि इस समय ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। इसीलिए हमने सोचा कि कम से कम हम इस पे बात करें। राजू भाई से हमने रिक्वेस्ट किया कि इस पर बात की जाए। राजू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो नया खुलासा हुआ है जिसमें महिंद्रा जी आए हैं, और महिंद्रा जी को सोशल मीडिया के लोग महिंद्रा जीप से ज्यादा जो वो प्रवचन देते रहते हैं ट्विटर पर बीच बीच में अच्छी तस्वीरें लगाकर, कभी किसी को कुछ पैसा दे दिया, इन सारी चीजों का जो प्रवचन देते रहते हैं उसके लिए महिंद्रा जी को लोग ज्यादा जानते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा खेल लग रहा है। मतलब मैं पढ़ रहा था, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, सर घूम गया कि इस देश के अंदर ये सब भी हो रहा है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सेबी का आधिकारिक रूप से जवाब आना जरूरी था। फिर अ, अर्थ मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस बनता था और जो पार्टीज हैं उनको कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके या कहीं किसी अन्य तरह से कि क्या एग्जैक्ट बात हुई है। मोटा मोटी आज एक्सप्लेनेशन किससे आया तो महिंद्रा महिंद्रा, पीडीलाइट और वो छोटे प्लेयर जो हैं वो उनसे उन्होंने जवाब लिया है। और वो जवाब क्या है आपको मजेदार है। हमने 2019 से धवल साहब को वो करके रखा था, हायर किया था। और दूसरा उनका मैं बता वो दूं है। मैं हाँ, बता दूं धवल बुच माधवी बुच जी के पतिदेव हैं। हाँ, धवल बुज माधवी जी के पति हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद उन्होंने लिया नहीं दिया उसके ऊपर कोई खुलासा नहीं है। वो बात मेन तो 2020 वाली है। और राजू भाई, मैं चाहूंगा आरोप क्या है इस पर से शुरू हो, जो पत्र आए थे, हाँ, तो ताकि जो आरोप में दर्शक बिल्कुल नहीं जानते हैं वो भी जरा समझ लें इस चीज को। सर आपको इस मामले में मैंने खुद तो ट्वीट ही डाला है, तो मैं उसी पे सीधा जाता हूं तो आसान हो जाएगा मेरे लिए बिल्कुल। भी और आपके लिए। आरोप यह है वो सर ट्वीट कि वो ट्वीट भी हम स्क्रीन पे साथ साथ चला रहे हैं। हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो है उनके जो आईपीओ आया था उससे पहले, यानी मैं आपको ट्वीट ही पढ़ता हूँ, 1-2 सेकंड दीजिए मुझे। और उससे पहले मैं ये बिल्कुल। बताता हूँ कि इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना, उससे सर ये लगता है कि धवल बुच जैसा दुनिया में कोई और है ही नहीं। सर उन्होंने लिया, उनके एक्सपर्टीज के लिए हमने उनको हायर किया था। अब हायर कब किया था और कैसे किया था उसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन धवल बूच के बारे में उनका कहना है कि वो बहुत उनकी एक्सपर्टीज है और उनके जैसा कोई नहीं है। तो बस अब कोइंसिडेंस देखिए। आरोप ये था कि यट इन अनदर को मैंने लिखते वक्त कहा कोइंसिडेंस, इत्तेफाक, कोइंसिडेंस द इत्तेफाक नाम की एक फिल्म चल रही है। लगातार ये सेबी, अदानी और मोदी जी के मामले में इत्तेफाक दिखाई दे रहे हैं। हम शक कर सकते हैं, हम आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि सर कोई जवाब ही नहीं दे रहा है और पूरा हमें यकीन है क्या चीज है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो जवाब दे। तो इस पे ऊपर है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप रिसीव्स अप्रूवल फॉर पब्लिक इशू। पब्लिक इशू के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने अप्रूवल सेबी से 21 जुलाई 2020 को लिया। हाँ, और 22 जुलाई 2020 को माधवी बुच हस्बैंड धवल बुच ये डायरेक्टर महिंद्रा ग्रुप के बने दूसरे दिन।
जब हम कोविड काल में संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन के लिए, तब ये अपनी आगे बढ़ने की जो भी प्रक्रिया है, उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। और जो आपने देखा उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में जो लोग मरे, ऑक्सीजन नहीं था इसलिए वगैरह, सरकार के पास कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं बचा था, तो आप कई बार देख रहे थे कांग्रेस के बिल्कुल कार्यकर्ता ले जा बिल्कुल। रहे थे। लेकिन बात ये कि उस वक्त ये सारी चीजें हो रही थी। अब ये डायरेक्टरशिप के बारे में इन्होंने, और उसका कागज है, उस ऐसा कुछ नहीं है, आप ओपन करके देखिए, मेरे ट्वीट में भी वो कागज मैंने डाला है। मुझे अपनी अपनी मेरा क्या दुश्मनी है सर, महिंद्रा से भी मेरी सर वहां तक पहुंची नहीं है मेरी औकात ही क्या है, और आप हम और लोग जरूरत क्या भी है। नहीं है, और हाँ जरूरत भी नहीं है, वो अपने काम का हिस्सा नहीं है। हाँ सर, महिंद्रा की एक गाड़ी में नहीं खरीद सकता, और सच बोल रहा हूँ सर मैं आपको, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, लेकिन वो महिंद्रा की, अब आनंद महिंद्रा अगर ट्वीट डाल दें कि भाई साहब अब मैं आपकी बात सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सच्चे पत्रकार है, आपको एक XUV 700 दे देता हूं, तो मैं गदगद हो जाऊंगा सर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनकी तरफ से जो ट्वीट्स आते हैं, जैसे उन्होंने कहा था सर रोशनी आपकी तरफ से आ रही है, ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा था। तो मुझे वो बजाज की एडवर्टाइजमेंट सर याद आई, आखिरी मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने अभी डाला नहीं है। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी सेवी पकड़ी जाती, रोशनी देता। अब यहाँ पर बजाज की जगह किसको डालना है वो आप डाल दीजिए। तो ये बात है। इनका स्पष्टीकरण जो आज खुलासा इन्होंने किया है, पिडिलाइट कंपनी ने किया, अलग अलग कंपनीज ने किया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी किया है। पहले तो सेबी और स्पेसिफिकली सेबी, माधवी बुच और धवल बुच, पहले तो माधवी बुच को डिजाइन करना चाहिए। नैतिकता और एक्चुअल रियलिटी में इनकी पहले रेसिग्नेशन बनती है, और उसके बाद इसका खुलासा हो सकता है, क्योंकि वो एक्यूज्ड है। तो एक्यूज को वहां कुर्सी में बैठकर बाकियों लोगों से एक्सप्लेनेशन लेने का अधिकार नहीं है। वो एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, वो कुर्सी में बैठी हुई है और सामने वाले एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वो क्या एक्सप्लेनेशन देंगे बेचारे, उनको पीओएमओ से जो एक्सप्लेनेशन छप के आएगा वही पढ़ेंगे, जैसे गोदी मीडिया वाले पढ़ते हैं या बीजेपी के स्पोक्स पर्सन पढ़ते हैं। तो उसका ना सर ना पैर। सर अब इसमें मैं जो बात कही, जो एलिगेशन ये लगा, तो उसके ऊपर उनका जवाब क्या है, हमने 2019 में डाला वगैरह, वो सब वो ठीक है, वो मेंबर थी, यानी डबल, यानी माधवी बुच चेयरमैन बाद में, चेयरपर्सन बाद में बनी, बाद में वो मेंबर सेबी की उससे पहले थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी लैटरल एंट्री है सर। इससे पहले आईएएस हुआ करते थे, उनकी लैटरल एंट्री की है। और लैटरल एंट्री कहां से हुई सेबी में? माधवी बुच को अपॉइंट अमित शाह और मोदी जी ने किया है, वही कमिटी है, वो भी पेपर्स हैं सर। तो उनकी सुविधा के लिए ही किया होगा, उन्होंने सोचा तो कुछ सोच के ही किया होगा सर। मोदी जी ने किया है तो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा ना, इतने सालों से हम सुन रहे हैं। तो वो बात जो है, तो उसके बाद कोई सफाई उनकी तरफ से नहीं आई। अब ये लोग बेचारे छोटे लोग जो उनके विक्टिम है, महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैं ये नहीं मानता कि क्विड प्रो के लिए वो पहले से तैयार थे। अब ये सिस्टम में आप माफिया को ही बिठाओगे, तो वो कोई भी माफिया हो यार, उसको उनको बिजनेस करना है, उनको जो वो नियम बनाएंगे, आप माए बाप हो। उन्होंने कहा ही रोशनी आपकी तरफ से आ रही है प्रधानमंत्री जी। तो वही बात है सर, ये सब कंपनियां जो कह रही है कि धवल बुच जैसा कोई नहीं। तो मुझे ये सवाल है कि अगर धवल बुच इतने यानी अकाट्य और महान है, तो उनकी पत्नी को क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी नहीं बनना चाहिए अपने पति के लिए। उनको वो, और वो इतनी कामयाब व्यक्ति है और इतनी पढ़ी लिखी है, उन्होंने पहले सफाई दी थी एक लेटर में। उसका पहला लाइन ये था कि मैं IIM का अहमदाबाद से कुछ ये किया, MBA, यानी MBA नहीं होता है, डिप्लोमा होता है, लेकिन वो बहुत माना जाता है। जब कांग्रेस के टाइम तो माना जाता था, अब तो लेटरल एंट्री वगैरह सब शुरू हो गई, तो बात वो अलग है। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये इनकी दोनों कुर्सियां, यानी दोनों लड्डू आप हाथ में रखोगे, यू वांट टू ईट केक एंड हैव इट, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सर ये एक्सप्लेनेशन है ना, वो जोर जबरदस्ती से बकरों से लिखवाया गया है। अब बकरे एक्सप्लेनेशन, यही तो मैं चाह रहा था, थोड़ा वो एक्सप्लेनेशन आप समझा दीजिए, कितने पैसे का मामला है, क्या है, कसाई है थोड़ा ना, समझा कसाई का दीजिए। एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए। सर बकरों का क्या एक्सप्लेनेशन होता है, वो तो वही कहेगा जो, फिर भी अगर जो है जनता जाने तो कम से कम नहीं क्या नहीं सर, एक्सप्लेनेशन ये है। क्विड प्रो क्यो का मामला है। देखिए आपका ये इश्यूज मैं आपको बताता हूँ। सर माधवी बुच मेंबर थी सेबी की, चेयरपर्सन होने से पहले, और ये सुगबुगाहट थी कि माधवी बुच चेयरमैन पर्सन बनेगी, नेक्स्ट चेयरपर्सन। उस टाइम में जिन लोगों ने धवल बुच की जो धवल बुद्धि देखी, और उनकी जो
धवल स्किल्स देखें और अपॉइंट किया या उनके साथ व्यवहार किया, और अभी भी कर रहे हैं सर। वो कंपनी अभी डॉर्मेंट है, ऐसा एक पहला एक्सप्लेनेशन था माधवी बुच का। अब वो डॉर्मेंट नहीं है ऐसा पता चला। अघोरा, अघोरा उनकी कंपनी, कंसल्टेंसी फर्म। अब नाम ही अघोरा है तो काम भी अघोरा ही होगा। तो आप 95% उसमें 95% जो हिस्सेदारी है वो सीधे सीधे माधवी बुच की है। हाँ, 99% सर। 99%, ओके। हाँ ना, तो बात ये है सर, अब ये कंपनी इनको सलाह देती है जो धवल बुच देते हैं फॉर एग्जांपल, और हम मानते हैं कि धवल बुच देते हैं, असल में माधवी बुच ही। अब उसमें इसके साथ ये सर्विस जो है, इनकी अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी के पास इनके केसेस जाते हैं। अब केसेस इन्होंने बोला कि कोई सॉल्व नहीं हुई, हमें क्या मालूम सर, वो आने से पहले ही सॉल्व हुई होगी। आप जो जो देखिए, आईपीओ जिनके हैं और सेबी के अंडर इन्वेस्टिगेशन जिनका आता है, बनता है, होता है कि नहीं बात अलग है, तो उनसे आप अगर डायरेक्ट क्विड प्रो क्यो का यानी लेन देन का रिश्ता रखते हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली आपराधिक मामला है। तो इसके ऊपर पहले माधवी बुच और उनके साथ जो क्विड प्रो क्यो हुआ है उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, और कायदे से 5-50 रुपए के लिए ईडी लोगों के घर पे गई है और लोगों के बच्चों को 6 साल के बच्चे को तक तकलीफ दिया है। तो अभी तो ईडी और सीबीआई का काम बनता है सर। माधवी बुच, उनके आका, उनको अपॉइंट करने वाले 2 व्यक्ति, उनके पास जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि अपोजिशन पार्टीज और पत्रकार और जो बोलने वाले हैं उनके खिलाफ जो एक तरफा जंग ये 4 लोगों ने गुजरात कार्टेल के छेड़ी है, उसका ये लोग हिस्सा है मानना पड़ेगा। सर देखिए, ये डिजिटल फुटप्रिंट्स कहीं भी नहीं जाएंगे। डिजिटल फुटप्रिंट्स है वो पहले वाला जमाना में 80 से पहले, तो ये आज नहीं तो कल ये लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तब वो जाके महिंद्रा एंड महिंद्रा, पीडीलाइट, आईसीआईसीआई बैंक क्या सफाई देते हैं वो मैं देखना चाहता हूं। आज मैं उन लोगों की सफाई मांगता हूं जिन लोगों ने इनको सर्विस देके पैसा लिया। मेरे देखिए, मैं आप समझिए कि मैं किसी का पति हूं, मेरी वाइफ है सेबी चीफ। मैं अगर किसी को कंसल्टेंसी फर्म है जिसमें वो 99% रखती है, मैं और वो मैं सलाह देता हूं क्योंकि मैं यूनिक हूं, मेरे जैसा तेजस्वी कोई नहीं। ऐसा ऐसी मान्यता वो दे रहे हैं, अभी सफाई दे रहे हैं, पहले उन्होंने सफाई भी नहीं दी थी, तो वो मान्यता, तो मैं इतना महान हूं। लेकिन भारतीय राज्य घटना के हिसाब से मेरी पत्नी को वो सेबी चीफ बनने का फिर अधिकार नहीं बनता, क्योंकि सेबी के अंडर, इन्वेस्टिगेशन के अंडर जिनके आईपीओज और जिनके शेयर्स आते हैं, यानी वो जो से लिस्टेड कंपनीज है बीएससी में, वो लोगों को इनके साथ व्यवहार रखने की कोई अनुमति नहीं है। दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। तो ये अधिक आपराधिक मामला है, और किसके साथ अपराध है सर? देश के साथ, यानी देशद्रोह का ये आरोप है, और जिसको पीएमओ और एचएमओ अपने पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप समझिए, कल पवन खेरा जी ने जो कहा था वो सच कहा था कि एक गिरेगा तो सब गिरेंगे, तो वो सब सच है। और दूसरी बात सर ये है कि करोड़ों करोड़ों इन्वेस्टर्स जो छोटे छोटे, आप लोग बोलेंगे कि यार वो बड़े लोगों का काम है, हमको क्या लेना देना। सर छोटे छोटे लोग जो नौकरी करते हैं उनको अभी कोई रास्ता ही नहीं है बचत का। सब जगह जीएसटी और इससे मार दिए, जाके ये शेयर मार्केट में पैसा डाले, और शेयर मार्केट में आज 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पैसे लगे हुए, वो भारत के, विदेश के अलग। सर उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए सर। आज की तारीख में इनके ऊपर इतना संगीन आरोप लगने के बाद शेयर मार्केट में इनके शेयर्स कहां जाते हैं वो देखना चाहिए था। मैंने पहले एक प्रोग्राम में बोला था कि मोदी सरकार ने क्या किया है कि ये शेयर मार्केट, अगर आप छोटी सी चीज होती है तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन उन्होंने स्पीडोमीटर 120 पे रखा है और एक्सीलेटर से उसका रिश्ता तोड़ दिया है, ताकि कुछ भी हो नीचे, गाड़ी का कुछ भी कबाड़ा बन जाए, गाड़ी आगे ही नहीं जा रही अर्थव्यवस्था की, लेकिन स्पीडोमीटर पे 120 ही दिखेगा आपको। बस बाजू वाले चित्र पीछे जा रहे हैं, आपको लग रहा है आप आगे जा रहे हैं, अंधभक्तों को लग रहा है हम आगे जा रहे हैं, गाड़ी जगह पे रुकी हुई है, गाड़ी का कबाड़ा बन चुका है। तो अर्थव्यवस्था की यह हालत है, और उसके 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 जो विक्टिम है सर, इस देश की जनता है। इस देश की कोई जनता को जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन ने बैंक में पैसा रखकर सुरक्षितता पाने का कोई वो रखा नहीं। इवन मेडिक्लेम पे भी आपको जीएसटी 18% है। आप अस्पताल में ना जा सकते हैं, स्कूल में जाएंगे तो जय श्री राम करके बाहर निकाल देंगे अगर आप हिंदू नहीं है तो, और हिंदू हैं तो आपको बोलेंगे कि ये कहो और आप भगवा पहन के बाहर निकलो। आजकल कथावाचक भी बन गए हैं स्कूली बच्चे। तो ये सारी चीजें हो रही है। वो सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट के माध्यम से इन लोगों के पास जा रहे हैं जो लोगों पे ठगी का आरोप है। वो आरोप सिद्ध करना ये ओनस कांग्रेस या मेरा या आपका नहीं है सर,
ये आरोप सिद्ध करना ओनस जिनका उनका आप किसी को एफआईआर करती है पुलिस किसी के ऊपर या किसी भी एनफोर्समेंट एजेंसी कोई भी आरोप करती है तो आपको कागज ले जाके देने पड़ते हैं ना। समझ लीजिए आप पे बिल्कुल। एक एनफोर्समेंट एजेंसी तो आपको कागज आपको दिखाना पड़ता है कि आप निर्दोष है। वो अभी एचएमओ होम मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इनको दिखाना पड़ेगा कि माधवी बुच को क्यों अपॉइंट किया, इतने आरोप होने के बाद भी उनको क्यों रखा। इसका मतलब ये साठगांठ है या नहीं ये भी आरोप लगते। तो अभी तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री माधवी बुच और अर्थ मंत्री इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये लेवल तक आ गया है। ये सारे जो इत्तेफाक दिख इस रहे हैं आपको, इत्तेफाक भी इस कोइंसिडेंस। सरकार में इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। मतलब जो राजनाथ राजू सिंह भाई ने कह कहा रहे था, हैं, जी, राजनाथ जो सिंह जी राजू ने भाई कहा। कह रहे हैं उसका मामला बहुत साफ है कि एक जज साहिबा हैं जिनको फैसले देने हैं, जिनको तय करना है क्या सही गलत है, और उनके पतिदेव हैं जो लायर हैं। अब जितने केस उनके कोर्ट में आते हैं वो सारे उसी लायर को इम्प्लाई करते हैं। लायर कोर्ट में जाके बहस भी नहीं करते हैं, सिर्फ कंसल्टेंसी देते हैं और करोड़ों आर पार हो जाता है और केस क्लियर हो जाते हैं। अगर एकदम आम भाषा में इसको समझा जाए तो ये है कि धवल बुच साहब जो उनके पति हैं और उनकी अपनी एक कंपनी है जिसका नाम भाई ने बताया आपको, और वो कंपनी कंसल्टेंसी देती है, धवल बुच साहब कंसल्टेंसी देते हैं और करोड़ों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं। ये खेल चल रहा है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि जो पूरा खेल चल रहा है इसमें जाहिर तौर पे 3 या 4 लोगों के नाम अभी आए हैं। मान लीजिए पहले अदानी का नाम आया, फिर अभी महिंद्रा का नाम आया है, पिडिलाइट का नाम आया है, 3 का नाम आया। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं राजू भाई वहां से कि वहां कागजात लगातार नष्ट किए जा रहे हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि ऑफिस को बिल्कुल छावनी बना दिया गया है, लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि ये खेल यहीं तक नहीं रुका हुआ है और कांग्रेस भी बार बार कह रही है कि उसके पास अभी और माल है? सर कांग्रेस जो कह रही है वो कांग्रेस को कहने की भी जरूरत नहीं। आपको ये समझ आना चाहिए कि हम लोग जिस दिन 400 पार की बात जब वो खेल हुआ था और शेयर मार्केट को ऊपर चढ़ाया गया था, वो 3 लाख करोड़ का स्कैम हाँ, हुआ था उस दिन। बिल्कुल। तो शेयर मार्केट इनका स्कैम का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अडानी अंबानी वगैरह 2-3 लोग ओलिगार्क छोड़कर बाकी सारे विक्टिम ही हैं। सी अच्छा। बाकी लोगों को इंडस्ट्री चलानी है। देखिए देखिए वो हार्ड यानी हेवी इंडस्ट्री चलाते हैं महिंद्रा। वो क्या करेंगे आप बताइए कि प्रधानमंत्री के ऑफिस से ही अगर आपको बताया जाता है कि ये आपको करना है, ये नहीं तो ये डंडा मिलेगा, तो आप क्या करोगे? आपको नहीं तो इतने लोगों की नौकरी जाएगी, उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा दुनिया में, विदेश में, दुनिया में। कल न्यूरेमबर्ग जैसी ट्रायल जब होगी तो इनका जो बयान होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज ऐसा उन्होंने क्यों किया था? ये मुझे लगता है कि ये आरोपी है, ये साजिश में शामिल है, ये विक्टिम है उनके। सर केवल देखिए मीडियम और छोटे उद्योग जो थे उनके पीछे सारी डंडे लेकर आईटी पड़ी, ईडी पड़ी, जीएसटी लगाया गया। जीएसटी तो जिजिया है सर। जीएसटी लगाया गया, फिर उनको खत्म कर दिया गया। तो वो जो आदमी जो 80 10 100 लोगों को नौकरी देने वाला है वो अब नौकरी ढूंढ रहा है। अब इनके पास, अब अंबानी अगर 42,000 लोगों को निकाल देता है नौकरी से तो किसके पास नौकरी बची है? सर सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो आप, और उससे उस माध्यम से ये साइफन कर रहे हैं। और साइफन करने में सबसे बड़ा मोडानी स्कैम जो मेन है उसका नाम आया है। तो वो स्कैम जो है वो उसको छिपाने के लिए ये सारे प्यादे हैं सर। वो पवन खेरा साहब ने कहा ना ये प्यादे हैं। अब क्या है कि पवन खेरा साहब कांग्रेस एक खेल खेल रही है। अब ये सिर्फ एक प्यादा आगे रख रही है तो जाके ये चेकमेट तो हो ही जाएंगे। वो अब मजे ले रहे हैं इनके कि ये कितना जलाएंगे सर, क्या जलाएंगे। सर मैं मुझे पूछना है कि सेबी का ऐसा कौन सा कागज है जिसके 2 कॉपी नहीं निकले हैं पहले? सर ये जंग शुरू करने से पहले ही किसी ने 2 कॉपीज तो अंदर कर लिए होंगे। अब जलाकर क्या फायदा? तो समझ लेना चाहिए ये खेल बहुत और गहरा है। दूसरा दूसरा किस कंपनी का कौन डायरेक्टर है, क्या है, ये सब कुछ आजकल ऑनलाइन अवेलेबल होता है। ये सब आप ऑनलाइन से, जैसे आपने कहा ना कि ये जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो आप कितना हटा पाएंगे? नहीं, और एक बात है सर, इसमें अदानी के मामले में और एक देशद्रोह की बात यहां तक नहीं रुकती सर। आज लद्दाख में 2 लोग जो आर्क एनिमी है एक दूसरे के, एकदम शत्रु है। राहुल जी वहां पर, राहुल गांधी अमेरिका में अभी एक उन्होंने इंटरव्यू में कहा, यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कह रहे हैं लद्दाख में दिल्ली जितनी भूमि चाइना ने काबिज की है, चाइना ने कब्जा कर लिया बिल्कुल, उसके ऊपर।
वो बिल्कुल। उसके बाद भी ऊफ तक नहीं आ रही है, सेना कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रही। इसकी वजह यह है क्योंकि ऐसे प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है। और वो पॉलिटिकल प्रेशर किसका? आप समझिए, मोडानी के पार्टनर है ना सर एक, वो इतने पावरफुल और और उनको सशक्त है, आप उनको वहां समझिए। से बिजनेस मिल रहा है लगातार। हाँ, और वो उन्होंने तो अभी अभी उनके लिए और खास कुछ 8 तारीख को एक नए डिसीजन लिए चाइना के साथ हमारे, और चाइना के साथ लगातार इंपोर्ट बढ़ रहा है, हमारे चाइना के साथ रिश्ते नहीं सुधरे हैं सर। सर चाइना से पैसे आए हैं और जो खास लोगों को मिले हैं, जैसे कि हमारे रशिया से रिश्ते नहीं अच्छे हुए हैं सर। हमें रशिया से क्रूड ऑयल एक आदमी ने लेकर मार्केट में अच्छे दामों में बेच के फायदा कमाया, मुनाफा बांट लिया कार्टेल ने। तो हमें ये समझना चाहिए। और ये मणिपुर में जो हो रहा है ना, लिथियम के लिए रहो, वो मैंने कल लिखा, तो लोग बोलने लगे आप वो मोडानी स्कैम क्या बोलते हैं, लिथियम वहां ओपीएम है, अफू है, अफीम है। अगर मैं मानता हूं कि वहां अफीम है, तो मुंद्रा पोर्ट से 3,000 करोड़ का वो जो ड्रग है वो कहाँ गया? वो तो कुकीज या इन्होंने मैतेई लोगों ने नहीं किया था कुछ, तो उसका आगे सुराग क्या है? आपको मालूम है कुछ हुआ कांग्रेस के टाइम कुछ में, नहीं। या बीजेपी पहले फर्स्ट टाइम जो बीजेपी आई थी अटल जी के, या फिर कोई भी सरकार हो, वो सरकार जब थी तो हमको सब पता चलता था। नहीं तो आरटीआई डाल के हम जान कर लेते थे, ताकि हमारे जीवन, देखिए हमको इससे क्या लेना देना, हमको इतना ही लेना देना कि हमारे पैसे हैं, हमारा देश है, हमारे पुरखों ने खून बहाकर इसको आजादी दिलवाई है। ये 4 लोग लूट नहीं सकते। इतना शॉर्ट में ये स्टोरी इतनी और हमारे लिए है। और हमें हम कोई पसीना नहीं बहाकर जरूरत। अपने परिवार पाल रहे हैं, ये भी याद रखना चाहिए कि हम पसीना बहाकर अपने परिवार पाल रहे हैं और यस, सारे टैक्स दे यस। रहे हैं। और नहीं, और उसके ऊपर भी हमको तकलीफ, हर सरकारी कार्यालय में जाए तो यहाँ बहुत इतनी तकलीफ दी कि आप समझिए, आपके मेडिक्लेम पे 18% जीएसटी, जहाँ अस्पताल में जाए तो मेडिक्लेम लेते भी नहीं कई लोग, यानी वो स्वीकार नहीं करता अस्पताल। और अनिल बिल्कुल। अंबानी का अस्पताल है यहाँ पर सर, कोकिला बिन, आप जाके देखिए, बाहर जाके ही डर लगता है कि ये 5 स्टार अस्पताल है, जहाँ अंदर कैसे जाए। सर वो मेडिक्लेम आपने निकाला, समझ लीजिए, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी है। और एयरपोर्ट पे अडानी को जीएसटी माफ है सर, पूरी तरह से। रामदेव को जीएसटी माफ है सर। आईआईएम और आईआईटी को जीएसटी। ये सारा खेल जो है वो देश विरोधी है, लोक विरोधी है। ये जो कर रहे हैं वो एनिमी ऑफ द पीपल है सर, लोक शत्रु हैं, और इसका दूसरा कोई वो अर्थ ही नहीं निकलता। तो कोई उम्मीद की जा सकती है कि कभी कोई जांच होगी, क्योंकि अभी तो ये शायद पहली बार हुआ है मेरे देखने में। 70 सालों में बहुत कुछ पहली बार होता है, तो मेरे देखने में ये पहली बार हुआ है कि इतने बड़े आरोप के बाद सरकार चुप है। मतलब बोफोर्स के टाइम में भी लगातार सरकार के भी बयान आते थे, खंडन आते थे, बाकी सारी चीजें आती थी, कोर्ट में जेपीसी एक हुआ। सारा कुछ हुआ, जेपीसी लगा। लेकिन इस बार तो सब खामोश बैठे हुए हैं, एकदम चुप बैठे हुए हैं, कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा है। मतलब मंत्रियों के पास तो राजू भाई एक ही काम है, राहुल गांधी जो ही विदेश गए सारे मंत्रियों को मिलके मुर्गे की तरह बांग देनी है कि वो देश विरोधी हैं, चीन चीन समर्थक हैं। आप कह रहे हैं चीन से इंपोर्ट बढ़ रहा है, चीन से इंपोर्ट कौन कर रहा है सब जानते हैं, लेकिन चीन के समर्थक जो हैं वो राहुल गांधी है, जो लगातार कह रहे हैं कि चीन आपकी जमीन कब्जा कर रहा है। तो मंत्रियों को तो ऐसा लगता है जैसे ट्रॉल में बदल गया है, उनके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। सारे मंत्री छोटे बड़े जो हैं वो ट्रॉल्स में कन्वर्ट हो गए, उनको यही देखना है कि विपक्ष को कैसे गरियाए और मोदी जी की कैसे तारीफ करे। बाकी कहीं से कोई बयान है नहीं। सेबी सेबी की चीफ पे मामला है तो सेबी से बयान आने का सवाल ही नहीं उठता है। ये जो इसको आप बहुत सारे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मैं भी एक शब्द उपयोग करने की इजाजत चाहूंगा कि ये एक तरह की आपराधिक चुप्पी है। ये क्रिमिनल साइलेंस है एक तरह का, कि इतना बड़ा आरोप लग रहा है जहां मतलब सीधा मामला ये है कि लोगों से पैसे जो हैं वो लिए गए हैं, पैसे लेने के इनोवेटिव तरीके निकाले गए हैं। मतलब दर्शकों के लिए मैं बताऊं कि आप सोचिए कि जिस कंपनी का काम है मकान किराए पे देना, जिस कंपनी का काम है भवन किराए पे देना, उन्होंने इनसे किराए पर मकान लिया और उसके बदले में भुगतान किया। कोई कंसल्टेंसी के नाम पे भुगतान कर रहा है, कोई पेंशन के नाम पे भुगतान कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे शिव जी का एक मंदिर होता है ना, तो आदमी कुछ भी वहां चढ़ा देना चाहता है जब उसकी आस्था होती है, उसकी मनौती पूरी हो जाती है। कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, जिसके पास पैसा होता है वो सोना चढ़ाता है। तो ये आधुनिक भगवान जैसे हो गए हैं कि सारे कैपिटलिस्ट इनके ऊपर कुछ ना कुछ चढ़ाना चाहते हैं, किसी न किसी माध्यम से इनको पैसा दे रहे हैं और उनके सर काम हो रहे हैं और सब खामोश बैठे हुए हैं। सर इसमें हमें थोड़ा वो करना चाहिए, इसमें एक सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपने एक पहला सवाल ये पूछा कि ये क्या खत्म होगा। सर कोई दौर कायम नहीं रहता हमेशा। सर ये जग अनित्य है, ये दुनिया अनित्य है, बुद्ध ने कहा है। तो नित्य कुछ भी नहीं है, ये अमर नहीं है, ये खत्म हो जाएगा ये दौर भी, और वो बहुत कगार पर है खत्म होने के।
लेकिन हमें ये भेद ठीक से करना चाहिए कि इसके विक्टिम कौन है और इसके कॉन्स्पिरेटर्स कौन है और इसके क्राइम में पार्टनर इन क्राइम कौन है। ये 3 तरीके के लोग हैं इसमें। सर कुछ लोग हैं जिनको विकल्प ही नहीं रखा गया है। जो बिज़नेस करते हैं या कुछ करते हैं उनके लिए विकल्प देखिए छोटे बिज़नेस है या बड़े भी हैं हाँ, कुछ ठीक है। मैं जानता हूँ, उनके लिए तो कोई जैसे कि जेवीके का देखिए एयरपोर्ट छोड़ दिया उसने। अब वो बिज़नेस के लिए भारत में जो करना पड़ता है वो कर रहा था सब कुछ, लेकिन उसका एयरपोर्ट छोड़ना अगर आप इनके साथ मिलीभगत माने जाए तो गलत है। उन्होंने बयान दिया कि हमने तो अपनी तंगी के कारण हमने छोड़ दिया। वो तो उनको उनका मजबूरी है सर, वो पार्टनर ऑफ इन क्राइम नहीं है, वो विक्टिम है। तो एक विक्टिम का कैटेगरी आती है, दूसरी कैटेगरी आती है पार्टनर इन क्राइम। तो ये कुछ पार्टनर्स इन क्राइम है, उनको हमको अलग करना चाहिए और तीसरे जो है वो कॉन्स्पिरेटर्स है। तो कॉन्स्पिरेटर्स तो हमको मालूम है कि कार्टेल में 4-5 लोग ही है। तो ये सारी जो बात है, ये इतनी खुल गई है सर, मैं देश दुनिया में जो जानकार लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको सबको मालूम है और मैं देखिए, मैं अपने आप को बहुत ऑब्जेक्टिव व्यक्ति मानता हूँ क्योंकि अगर बीजेपी के अंधभक्तों का मैथमेटिक्स से कोई परिचय नहीं है तो मेरा है। मैं मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों यानी एम्पिरिकल साइंस और प्योर साइंस दोनों का विद्यार्थी रह चुका हूँ। मैं तो भी। सर इनका तो इनका लेकिन इसलिए मैं अगर मोदी सही होते, अर्थशास्त्र के हिसाब से ये बातें सही होती और ये सारी चीजें सही होती, अडानी सही होती, तो मैं बोलता सर मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने जैसे कि कहा कहा महेंद्र महेंद्र जी से मेरी आनंद महेंद्र जी से नहीं, मेरी हमारा पहचान हमारा या आपका क्या लेना देना हो सकता है? मतलब हम लोग अपना थी। काम करके मध्यवर्गीय जीवन जीने वाले लोग हैं, हमारा इतने बड़े पूंजीपतियों से क्या लेना देना हो सकता है? सर लेकिन हमको इतना इतना ही लेना देना है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 1931 के मार्च में फांसी पे चढ़े थे, तो इन लोगों ने देश को खा जाए इसलिए नहीं चढ़े थे और उसकी रक्षा करना उन्होंने हमारे कंधों पे छोड़ा है, ये हमें याद रखना बिल्कुल, है। बिल्कुल ठीक तो बात हमें है। उसके लिए तो हमको बोलना पड़ेगा। हमें वो बिल्कुल। लोग माफ करे जो क्रिमिनल्स है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम नहीं चाहते उनको कोसना, उनका नाम तक लेना नहीं चाहते क्योंकि उनका नाम लेने से कोई भगवान का दर्शन नहीं होने वाला। मैं मोदी जी का नाम लेना ही नहीं चाहता सर, क्योंकि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम ही नहीं है उनसे कोई। वो बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे कुछ लोगों के लिए, अडानी तो कहते होंगे वो आरती कर उतारते होंगे। सर प्रॉब्लम ये है कि वो देश के प्रधानमंत्री है, तो वो जवाबदेह बनते हैं। हमने आज तक के सारे प्रधानमंत्रियों को सवाल पूछा है, उनको उनके बिल्कुल। उनके ऊपर टिप्पणी की है, उनकी आलोचना की है और अब मोदी जी का बारी है 10 साल 11 साल आप प्रधानमंत्री रहने के बाद। और मैंने आपको मालूम है अशोक जी, आपको मैं एक बात बताता हूँ, मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब मैंने खुद लिखा था कि किसी भी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 साल कुछ बोलना नहीं चाहिए उसके खिलाफ, क्योंकि उसको अवसर देना चाहिए कि वो बदले और कुछ करे। उन्होंने गोधरा वोधरा का वो सब उनका इतिहास था, फिर भी मैंने ये लिखा था और मेरे फेसबुक अपने इस पे है ब्लॉग पे। लेकिन सर 2 साल के अंदर ही इन्होंने नोटबंदी कर दी। सर वो पहला स्कैम था और इससे भी बड़ा स्कैम था। नोटबंदी के बाद में मैंने बात करना और लिखना शुरू किया, फिर जीएसटी आया, फिर पीएम केयर आया, फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड आया। सर आप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आप देश की लूट इस तरह से करोगे, जल जंगल जमीन सारे जंगल हंसदेव के टूट रहे हैं, हमारे यहाँ बंदरगाह दिए जा रहे हैं। तो सर हम वो एक मार्च 21 मार्च 1931 को जो 3 लोग फांसी गए थे और उसके साथ उसके जैसे कितने लोग बलि चढ़े ब्रिटिश हुकूमत के, उनके जवाबदेह है ना वो। हम जाके क्या जवाब देंगे उधर? वो बोलेंगे हम फांसी चढ़े भाई, आप क्या खा क्या है पैसा? तो बोलेंगे हाँ भाई हमने वो रोशनी तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से आती हुई देखी, तो हम खुश हो गए, ये तो वो नहा बोलेंगे। लिए उसमें। राजू भाई, मैं 10वीं में पढ़ता था जब बोफोर्स का मामला आया था। आपने भी ये केयर किया होगा, मैं बोफोर्स बार बार बोलता हूँ, बोफोर्स बार बार मेरी जबान पे आता है। मैं 10वीं में पढ़ता था और मेरे लिए वो पहला कोई पॉलिटिकल इवेंट था जब बोफोर्स का विरोध शुरू हुआ था। मेरे घर 2 दिन लेट इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता आते थे, तो 2 दिन लेट हम लोग खबर पढ़ते थे। उस समय एक ही टीवी चैनल था, वो सरकारी था, तो उस पर तो ज्यादा खबर आती नहीं थी और उसको हम फॉलो करते थे। और आज लोगों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वीपी सिंह जब हमारे शहर में देवरिया में आए थे और जहां उनकी सभा होनी थी रामलीला मैदान, वो सभा कैंसिल कर दी गई थी।
तो हम लोगों ने कंधे पर खींचकर ट्रॉली जो होती है वो हम लेके जीआईसी के अंदर गए थे, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो हमारा कॉलेज था, और वहां पर उनका मंच लगाया था। 10वीं के बच्चे थे हम लोग, लेकिन ये लगा था कि देश को लूटा जा रहा है, और देश को जब लूटा जा रहा है तो उसकी मुखालिफत की जानी चाहिए। जबकि हम लोगों ने 2 साल पहले बच्चे थे, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने को खूब सेलिब्रेट किया था। राजीव गांधी आए थे हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन के साथ, उनको देखने गए थे। लेकिन जो ही बोफोर्स का मामला आया, हम लोगों ने उस उम्र में आवाज उठाई थी जब हम 10वीं में पढ़ते थे। और आज कंडीशन ये है कि इतना बड़ा मामला है जिसके सामने बोफोर्स बच्चा लगेगा राजू भाई। मतलब अगर इस पूरे मामले के सामने बोफोर्स को खड़ा किया जाए, तो जो वृत्त होता है, जो गोला होता है, उसके बीच में जो बिंदु होता है, केंद्र जो होता है, उससे थोड़ा उतना ही बड़ा लगेगा बोफोर्स। इतना बड़ा ये मुद्दा है, और इस पर इस तरह की खामोशी है, इसलिए चिंता होती है। मतलब एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कोई कुछ भी करके निकल जाए, उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, इसलिए शायद बोलना जरूरी है। नहीं सर, और एक बात बताता हूं आपको। अगर ब्रह्मांड आप ले ले, तो उसमें पृथ्वी की जो जगह है वो सिर्फ डिमोनेटाइजेशन के सामने बोफोर्स की वो है। हाँ बिल्कुल। 87% सर करेंसी इन्होंने अंदर कर ली, जो वापस आई। इसका मतलब इन्होंने जो अभी जो दिख रहा है चित्र, जब तक उस वक्त राहुल गांधी ने हमको बोला था, यानी हमको यानी देश को बोला था कि ये सब, और मनमोहन सिंह जी इतने बड़े अर्थशास्त्री जिनका दुनिया में लोहा माना जाता है, उन्होंने कहा था कि यह ऑर्गेनाइज लूट है, और वो सही निकला। सर ये ऑर्गेनाइज लूट थी और एक कार्टेल ने की है सर, और ये इतनी बड़ी। सर उस वक्त भक्त कितना जबरदस्त समर्थन करते थे। मैंने मेरी मेरी एक पब्लिशर थी, इंग्लिश किताबों मेरी पब्लिश वही करती है। सर उन्होंने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नोटबंदी के खिलाफ बात करता हूं, लिखता हूं। उन्होंने आज तक मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, क्योंकि मोदी जी ने किया, कुछ सोच के किया होगा। वो बहुत पढ़ी लिखी है सर, बहुत बड़ी है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। लेकिन सर ऐसे हालात थे, और उससे लेके फिर पीएम केयर आया, पीएम केयर पे सुधा मूर्ति है, टाटा है, सब है। सर ये विक्टिम है, आप समझ लीजिए, ये विक्टिम है। आप क्या करते सर, टाटा को एक सुप्रीम कोर्ट। और मैं सर एक और चीज आपके माध्यम से लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना, उन्होंने जो कहा कि आधिकारिक रूप से वेबसाइट पर हर जज को अपनी संपत्ति डिक्लेयर करनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि पता नहीं इस स्कैम में जजेस के अपने रूट्स कितने गहरे गए हैं। इसलिए लगातार ये इन्होंने जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके साथ खिलवाड़ किया है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। तो वो भी जरूरी है कि जजेस की जो पूरी संपत्ति है उसका ब्यौरा पूरा वेबसाइट पे आना चाहिए, क्योंकि जजेस कोई अलग होली होली दुनिया से पर दूसरे ग्रह से तो आए नहीं है। इसी उनको भी ब्राह्मणिज्म से प्यार है, उनको भी बच्चों से प्यार है, उनके बच्चे भी विदेश में पढ़ते हैं, वो सब करें। लेकिन अपनी संपत्ति क्या है, कौन सी साइफन किए हुए पैसे, कंपनी से संबंध तो नहीं है, शेल कंपनी अडानी का किसी संबंध नहीं है, कहां से क्या हो रहा है, ये सब जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि ये जजेस का जो बिहेवियर है ना सर, सारे कोर्ट का, छोटे कोर्ट का, बड़े कोर्ट का, मिडिल ऑर्डर कोर्ट का, वो बिहेवियर न्याय प्रक्रिया से ज्यादा निर्णय लेने के लिए है। और वो निर्णय ज्यादातर सत्ता पक्ष और ये कार्टेल के पक्ष में क्यों जा रहे हैं, वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरिट तो दिख नहीं रहा है कई केसेस में। आपने देखा ईडी के केस पे आखिरी में स्ट्रिक्चर लगते हैं कि आपने पालन नहीं किया कानून का या संवैधानिक प्रक्रिया का। तो उतने दिन जो जेल में जाते हैं उन लोगों के, उसका क्या, उसका मुआवजा कौन देगा सर? बिल्कुल और ठीक हम बात है। लोग, मैं एक चाहता हूं सर, इतने सालों में हमने बात की, उसका पैसा कौन देगा सर सरकार के खिलाफ? असल मामला सारा यही है। असल मामला ये है कि ये जो पैसे इधर से उधर जा रहे हैं, ये पैसे कहीं आसमान से नहीं बरसे हैं, ये पैसे आपके लिए हैं, ये पैसे आपके हैं, ये पैसे आपके और हमारे पॉकेट से निकाले गए हैं। मैं सिर्फ एक सवाल के साथ इस बातचीत को खत्म कर रहा हूं कि जरा शांत दिमाग से बैठ के सोचिएगा कि इन पिछले 10 सालों में कितने नए टैक्स आए, कैसे आपकी इनकम कम हुई, कैसे हर चीज पर टैक्स लगता गया, और इतना सारा पैसा आपके पॉकेट से गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो गया, सरकार का काम है टैक्स लेना। लेकिन इस टैक्स के बदले आपको क्या मिला? इस टैक्स के बदले कौन सी महंगाई कम हुई? इस टैक्स के बदले कौन से आपके जीने की स्थितियां ठीक हुई? इस टैक्स के बदले कितने नए हॉस्पिटल्स बने? इस टैक्स के बदले कितनी नई यूनिवर्सिटीज बनी? इस पर जरा सोचिएगा। सिर्फ इतना सोचिएगा कि इतना सारा पैसा जो आपके पॉकेट से लगातार लिया जा रहा है, वो पैसा गया कहां? अगर इतना आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मामला किसी और का नहीं है, ये मामला इस देश के हर नागरिक का है।
आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।